everyone. So next topic in ECG is tachycardia or tachyarrhythmia. Tachycardia is heart rate more than 100 beats per minute. So tachyarrhythmia हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सुप्रावेंट्रिकल या वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं वो एसए नोड से या एट्रियम से आते हैं और ये नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होते हैं। इनको हम नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। जो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होते हैं वो वेंट्रिकल इक्टोपिक्स की वजह से आते हैं यूजली, उनको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। पहले हम इनका ओवरव्यू देखेंगे, देन वन बाय वन इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दैट इज नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, जिसमें क्यूआरएस कम्प्लेक्स की जो विड्थ होती है लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है, दैट इज लेस देन 0.12 सेकेंड। सो फर्स्ट इन नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया इज साइनस टैकीकार्डिया। इसमें इसके यूजुअल कोज होते हैं हाइपरथर्मिया, हाइपरथायराइडिज्म या एक्सरसाइज हमारी जो होती है, इसमें हम ट्रीट करेंगे अंडरलाइंग कोज। देन सेकंड इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया लाइक जिसको हम ट्रीट करने के लिए या तो वेगल मैन्यूवर करते हैं या एडिनोसिन देते हैं। देन इज एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हम रेट एंड रिदम कंट्रोल करते हैं पेशेंट का। एट्रियल फ्लटर में भी सेम हम रेट एंड रिदम कंट्रोल करते हैं। इन सारे टैकीकार्डिया में नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं। देन अगर तो पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम नहीं है देन तो हम यही मेडिकली ट्रीट करेंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम है टैकीकार्डिया के साथ, लाइक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, हार्ट मसल का इस्कीमिया हो रहा है जो कि चेस्ट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पेशेंट का बीपी कम है, शॉक में है पेशेंट, या पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो उस केस में हमें पेशेंट का कार्डियोवर्जन करना है, या इट इज सिंक्रोनाइज्ड डीसी कार्डियोवर्जन करना होता है। इसको हम सिडेशन में या अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं। अगर डीसी शॉक भी अनसक्सेसफुल हो जाए तो हम पेशेंट को अमायोड्रोन देते हैं आईवी। देन नेक्स्ट इज ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है, दैट इज मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर और मोर देन 0.12 सेकेंड। इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आता है, जिसका ट्रीटमेंट में हम आईवी अमायोड्रोन दे सकते हैं या लिग्नोकेन दे सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आता है, जिसमें आईवी मैग्नीशियम देते हैं। एएफ विद बंडर ब्रांच ब्लॉक है, या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद बंडर ब्रांच ब्लॉक है, मतलब इसमें ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस साथ में आ रहे हैं पेशेंट के, तो इसको हम सेम रेट एंड रिदम कंट्रोल करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ाई है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। देन अगर इसमें भी सेम है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम नहीं है तो मेडिकली ट्रीट करेंगे पेशेंट को विद मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम है सेम लाइक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेस्ट पेन, शॉक, हार्ट फेलियर, तो हमने शॉक देना है पेशेंट को। अगर शॉक अनसक्सेसफुल हो गया तो सेम है आईवी अमायोड्रोन देना है। Hello everyone. The first tachyarrhythmia we will read is atrial fibrillation, that is AF. AF is the most popular tachyarrhythmia. In this, the ECG is irregularly irregular. That means RR interval is irregularly irregular. See, in this RR interval is very close and in this very far. In AF there is no P wave. This is the characteristic on ECG in atrial fibrillation. Now, what is the adverse effect of atrial fibrillation? First is, in this the heart contract very irregularly and rapidly. That result in the stasis of blood in the left atrium. तो क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में मोस्ट कॉमनली। जो क्लोट है वो एम्बोलस बन सकता है और एम्बोलस ब्रेन में जाकर स्ट्रोक कोज कर सकता है। तो फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। Second adverse effect is decreased cardiac performance. During ventricular diastole, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल 25% तक फिल होता है, पर अगर एट्रियम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वेंट्रिकुलर फिलिंग कम हो जाएगी 25% से, तो जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी फॉल हो जाता है। तो एएफ में या तो एम्बुलेंस बन सकता है या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होकर बीपी फॉल हो सकता है। तो इसलिए इसकी मैनेजमेंट में इसमें क्या है, ये टैकीआरृथमिया है तो टैकीकार्डिया होगी पेशेंट को, हार्ट रेट मोर देन 100 होगी। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है, हार्ट रेट कंट्रोल करना होता है। अगर मेडिकेशन से हार्ट रेट कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम कार्डियोवर्जन करेंगे। कार्डियोवर्जन भी इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं या फार्माकोलॉजिकल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट होता है थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस। वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एएफ क्या होता है, थ्रोम्बस बनना। तो ये क्लोट को हमने नहीं बनने देना, तो इसलिए हम थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस देते हैं एएफ के पेशेंट में। नाउ फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज हार्ट रेट कंट्रोल। हार्ट रेट कंट्रोल के लिए हम मल्टीपल ड्रग्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज डिल्जेम।
दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसकी हम 0.25 mg पर kg IV डोज देते हैं स्लोली ओवर 2 मिनट्स। उसके बाद इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे 5 to 15 mg पर आवर पे। पर अगर 15 मिनट के बाद भी हार्ट रेट 100 या 90 से ज़्यादा है तो हम इसका बोलस रिपीट करते हैं जो कि इंक्रीज्ड होता है, दैट इज़ 0.35 mg पर kg। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन एंड कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग इन हार्ट रेट कंट्रोल इज अमायोड्रोन। अमायोड्रोन का एम्प्यूल जो होता है वो 3 ml का होता है जिसमें 150 mg होता है, जिसको हमने 100 ml सलाइन में डाल के 10 मिनट्स में स्लोली देना है। अगर उसके बाद भी हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होता तो हम रिपीट भी कर सकते हैं 150 mg ओवर 10 मिनट्स। अगर हार्ट रेट कंट्रोल हो गया है एमायोड्रोन के बोलस से, देन वी विल स्टार्ट द इन्फ्यूजन। फर्स्ट हम देंगे 1 mg पर मिनट फॉर 6 आवर्स, उसके बाद 0.5 mg पर मिनट फॉर 18 आवर्स। टोटल डोज जो एमायोड्रोन की है वो एक दिन में 2.2 ग्राम तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देनी। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं एमायोड्रोन के? ये भी कार्डियक डिप्रेसेंट है तो हार्ट रेट कम कर देता है, हाइपोटेंशन कराता है। इसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस हो सकता है एंड लिवर एंजाइम रेज हो सकता है। नेक्स्ट इज for heart rate control is metoprolol and esmolol. Both are beta blocker, but esmolol is ultra short acting and metoprolol have some bit larger effect. तो metoprolol की डोज क्या होती है? 2.5 mg to 5 mg over 2 minutes. अगर रिपीट जरूरत है तो हम इसके 3 बोलसेस रिपीट कर सकते हैं। एस्मोलोल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इसका टी हाफ 9 मिनट्स है। इसकी डोज होती है हाफ द बॉडी वेट, 0.5 mg पर kg बोलस, उसके बाद 0.05 mg पर kg पर मिनट हम इन्फ्यूजन चलाएंगे। लास्ट ड्रग इज डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन का क्या है कि उसका पीक इफेक्ट स्लो आता है, 6 आवर्स में आता है, ऑनसेट भी लेट स्टार्ट होता है 1 आवर में। तो इस ड्रग को हम इंडिविजुअली नहीं देते कभी भी। डाइजॉक्सिन को हमें कोई भी ऊपर वाली ड्रग के साथ कंबाइंड इफेक्ट के लिए दे सकते हैं। कैसे देते हैं? 0.25 mg IV एवरी 2 आवर्स, टोटल डोज 1.5 mg दे सकते हैं। उसके बाद हम डेली डोज ऑफ 0.125 टू 0.375 mg देंगे। स्लो एक्टिंग होता है और कॉम्बिनेशन में देते हैं हमेशा, अलोन का इसका इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ AF इज कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन में या तो हम फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन करेंगे या इलेक्ट्रिकल। फार्मेकोलॉजिकल क्या होता है? अगर पेशेंट को अनकॉम्प्लिकेटेड AF है, दैट मीन कि पेशेंट को अभी शॉक या चेस्ट पेन नहीं है, तो हम उसमें फार्मेकोलॉजिकल ट्राई कर सकते हैं। और क्या है कि जो फर्स्ट एपिसोड है वो लेस देन 48 आवर ड्यूरेशन का है, तो उसमें हम क्या देते हैं? फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन के लिए इब्यूटिलाइड देते हैं 1 mg ओवर 10 मिनट्स। बट ये इसका एक साइड इफेक्ट है ड्रग का, ये क्यूटी प्रोलोंगेशन कर सकता है, टॉर्डिस डीपॉइंटिस कर सकता है। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन कब करते हैं? जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड AF हो। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, पल्मोनरी एडिमा के साथ एसोसिएटेड है, तो इसमें हम बायफेजिक शॉक देंगे ऑफ 200 जूल। अगर 200 जूल से रिदम कन्वर्ट नहीं होती है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं शॉक का चार्ज। कैसे इंक्रीज करते हैं? हम 100 जूल से एवरी शॉक में 100 जूल से इंक्रीज करेंगे और मैक्सिमम हम 400 जूल तक दे सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप इन ट्रीटमेंट इज थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस। थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में ब्लड स्टेसिस की वजह से क्लोट बन जाता है, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एट्रियम, तो एम्बोलस के बाद ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन हम थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं। ये हम किन पेशेंट्स में देते हैं और क्या देते हैं उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक स्कोर होता है, दैट इज CHADS-2 चैट स्कोर। इसमें क्या है? C इज़ फॉर कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम 1 स्कोर देते हैं। H इज़ फॉर अगर पेशेंट हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दे रहे हैं तो 1 पॉइंट। एज अगर पेशेंट की मोर देन 75 या इक्वल टू 75 है तो 1 पॉइंट। D इज़ फॉर डायबिटीज मेलाइटस, उसमें भी हम 1 पॉइंट देंगे। एंड S इज़ फॉर स्ट्रोक। अगर पेशेंट की पहले से स्ट्रोक या TIA की हिस्ट्री है तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस केस में 2 पॉइंट देते हैं। तो टोटल इसमें 5 क्राइटेरिया है। अगर चैट स्कोर 0 है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है, तो पेशेंट को एंटीकोएगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर है, 1 या मोर देन 1 स्कोर है, तो हम पेशेंट को थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं। उसके लिए हम देते हैं डेबिगेट्रन 150 mg BD। जो डेबिगेट्रन है वो रीनल क्लियरेंस होती है उसकी, तो अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस इम्पैक्टेड है पेशेंट की तो हम इसकी डोज या कम करेंगे या नहीं दे सकते।
अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 50 to 30 ml पर मिनट है तो इसकी हम हाफ डोज देंगे 75 mg BD। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 15 है, मतलब बहुत ही कम है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, तो हम डेबिगेट्रिन यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी पेशेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से हार्ट रेट कंट्रोल नहीं हुआ है और हमें कार्डियोवर्जन करना है, तो कार्डियोवर्जन या तो हम इलेक्टिवली कर रहे हैं या अर्जेंट कर रहे हैं। अगर इलेक्टिव कार्डियोवर्जन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एंटीकोएगुलेशन स्टार्ट करेंगे ताकि कार्डियोवर्जन के टाइम पे थ्रोम्बस एम्बोलस ना बन जाए। तो पहले थेरेपेटिक एंटीकोएगुलेशन देंगे फॉर 3 वीक्स, कार्डियोवर्जन करेंगे और उसके बाद 4 वीक्स के लिए और देंगे। अर्जेंट में तो हम वेट नहीं कर सकते 3 वीक्स के लिए उसको एंटीकोएगुलेशन के लिए, तो हम एंटीकोएगुलेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर 4 वीक्स ऑफ द प्रोसीजर करेंगे। क्या नेक्स्ट इज पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, that is second most supraventricular tachycardia after atrial fibrillation. This is narrow complex QRS tachycardia which occur due to the reentrant phenomena. In this एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है और वो एट्रियम को रिकरेंट स्टिमुलेट करता रहता है, जिसको बोलते हैं AV नॉट रिकरेंट टैकीकार्डिया, AVNRT। इसमें हार्ट रेट रेगुलर होता है 140 to 250 बीट्स पर मिनट, विद नो पी वेव एंड नैरो QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो PSVT होता है ये फीमेल्स में मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। एब्रप्ट ऑनसेट होता है, एकदम से ही शुरू हो जाता है। ये और साइनस टैकीकार्डिया में यही डिफरेंस होता है कि उसमें कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होती और वो क्रॉनिक हो सकता है। ये इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है विद पैल्पिटेशन एंड लाइट हेडेडनेस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? कुछ नहीं है, इसमें टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ रहा है तो सिंपली हम वेगल मैन्योर कर सकते हैं। अगर पेशेंट की वेगल टोन बढ़ जाएगी तो हार्ट रेट अपने आप ही कम हो जाएगा, तो उसमें या तो हम कैरोटिड साइनस मसाज कर सकते हैं या पेशेंट को बोलेंगे कि वो वेल्सेल्वा मैन्योर करे। वेल्सेल्वा मैन्योर में क्या होता है कि पेशेंट को एक्सपायर करने के लिए बोलते हैं अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लोटिस। सेकेंड इज मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन हम जैसे देखते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एडिनोसिन उसका मेन कंपोनेंट है। एडिनोसिन इज अ एंडोजिनस न्यूक्लियोटाइड जो कि वैस्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है और एवी नोड की कंडक्शन को स्लो करता है। तो इसको हम कैसे देते हैं? इसका एक मैकेनिज्म है। इसको हम यूजुअली जितनी भी ड्रग्स हैं हम वो स्लोली देते हैं, ओवर 10 मिनट्स 5 मिनट्स या सलाइन में डाल के देते हैं। इसको हम इंजेक्शन में भरते हैं और रैपिड IV इंजेक्शन देते हैं। रैपिड इसका ऑनसेट भी रैपिड है और इसका ऑनसेट शॉर्ट भी है, तो इसका लेस देन 30 सेकेंड्स में एक्शन आ जाता है और वो AV ब्लॉक प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है। ये इतना शॉर्ट एक्टिंग इसलिए है क्योंकि ये RBC और एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे मेटाबोलाइज हो जाता है, तो इसलिए इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इफेक्ट लास्ट फॉर ओनली 1 to 2 मिनट्स। इसका डोजिंग रेजिम क्या है? इसको हम पेरिफेरल वेन से ही देते हैं। 6 mg देंगे रैपिड इंजेक्शन देंगे, उसके बाद हम 10 ml सलाइन से फ्लश कर देते हैं। अगर रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट है 2 मिनट तक तो हम इसकी डबल डोज देंगे 12 mg और हम इसको मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। एक बार और अगर इनएडिक्वेट इफेक्ट है तो 12 mg डोज दे सकते हैं। इसकी डोज एडजस्टमेंट कब कब चाहिए हमें? अगर पेशेंट को ये ड्रग वैसे हमने पढ़ा है कि पेरिफेरल वेन से देते हैं, अगर हम इसको सुपीरियर वेना कावा से दे रहे हैं तो हम इसकी हाफ डोज देंगे 3 mg। और अगर पेशेंट ऑलरेडी कुछ AV ब्लॉकर ले रहा है जैसे CCBs बीटा ब्लॉकर, उस केस में भी हम 50% ऑफ 6 mg दैट इज 3 mg एडिनोसिन देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अस्थमा के पेशेंट में ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देता है तो हमने नहीं देना। अगर पेशेंट को ऑलरेडी 2nd या 3rd डिग्री AV ब्लॉक है तो हमने नहीं देना है। 6 साइनस सिंड्रोम में भी नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट के एडिनोसिन के इट कैन कोज ब्रेडिकार्डिया, AV ब्लॉक, फेशियल फ्लशिंग एंड डिस्निया करा सकता है बिकॉज ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट वी विल रीड द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया दैट इज वाइड QRS complex tachycardia. In this rhythm is regular, P wave is absent, PR interval is not measurable and QRS complex is wide. In this we give treatment by drug amiodarone, that is we give in AF 150 mg IV over 10 minutes followed by 1 mg per minute for 6 hours and 0.5 mg per minute for 18 hours. Maximum
डोज 2.2 ग्राम दे सकते हैं एंड अगर इफेक्ट ना आए तो 10 या 15 मिनट्स के बाद हम 150 mg मायोडोन रिपीट कर सकते हैं एंड वी कैन गिव IV लिग्नोकेन ऑल्सो। इफ़ ड्रग इनइफेक्टिव है या पेशेंट को शॉक में है तो हम सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं 100 जूल का, रिपीट कर सकते हैं इफ़ नीडेड, और 100 जूल ऐड करते हैं टू द ईच सक्सेसिव शॉक। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। दिस इज टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। QT इंटरवल क्या होता है? स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स से लेके एंड ऑफ T वेव तक। अगर इसकी ड्यूरेशन 440 मिलीसेकेंड्स इन मेन एंड 460 मिलीसेकेंड्स इन वुमेन, इससे ज़्यादा है तो हम उसको QT इंटरवल की प्रोलोंगेशन बोलेंगे। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी? अगर प्रोलॉन्ग QT इंटरवल है तो मतलब क्या है? QT इंटरवल रीपोलराइजेशन को बताता है, तो मतलब कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बढ़ गई है। तो क्या है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन? अभी वेंट्रिकल वेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, बट प्रोलॉन्ग QT इंटरवल की वजह से रीपोलराइजेशन का टाइम बढ़ गया है। तो कुछ मसल सेल क्या करते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइज हो जाते हैं, जिसको हम आफ्टर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और अगर ये आफ्टर डीपोलराइजेशन बार बार होती रहे तो उसकी वजह से टॉर्सिड डीपॉइंटिस हो जाता है। देखो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता था? रेगुलर रिदम थी, सेम दिख रहा है बिल्कुल सब कुछ, पर टॉर्सिड डीपॉइंटिस में क्या होता है कि इसमें एक्टोपिक्स आ गए, मतलब एक टाइप से आफ्टर डीपोलराइजेशन की वजह से। तो कुछ बड़ी होंगी वेव्स, कुछ छोटी होंगी, तो QRS कॉम्प्लेक्स ऐसे लगता है जैसे ट्विस्ट कर रहा है अराउंड द बेस लाइन, इसलिए ही इसको हम टॉर्सिड डीपॉइंटिस बोलते हैं। टॉर्सिड मीन्स ट्विस्टिंग, स्पाइक्स, पॉइंटिस मीन्स, तो मतलब ट्विस्टिंग स्पाइक्स आ रही हैं इसमें। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं प्रोलॉन्ग QR इंटरवल के? या तो ये बचपन से ही हो सकता है, इनहेरिटेड होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग QT सिंड्रोम। उसके अलावा क्या कॉज हो सकते हैं? कुछ दवाइयों की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या है? अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम कम है तो पेशेंट को प्रोलॉन्ग QT इंटरवल हो सकता है। मेडिकेशंस में क्या होता है कि एंटी एरिथमिक्स में हो सकता है, एंटी माइक्रोबियल्स में हो सकता है, न्यूरोलेप्टिक्स एंड सम अदर मेडिकेशंस। एंटी एरिथमिक्स में क्या है? देखो ये सोटालोल है, सोटालोल इज़ अ बीटा ब्लॉकर। हम प्रोलॉन्ग QT इंटरवल टैकीकार्डियाज के लिए बीटा ब्लॉकर वैसे ट्रीटमेंट होता है, बट एक्सेप्ट सोटालोल, सोटालोल हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोलॉन्ग करते हैं QT इंटरवल को। ट्रीटमेंट क्या है इसका? अगर इनहेरिटेड है तो कुछ नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो करेक्ट करना है इम्बैलेंस को, और अगर पेशेंट को कोई भी इनमें से मेडिकेशन चल रही है तो उसको हमने स्टॉप करना है या चेंज करना है किसी और मेडिकेशन में। थैंक यू।